Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम रोज डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स। इसके मल्टीपल फायदे, हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, हमें आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। राइट, हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन पर अधिक समय देना है, किस टाइप के क्वेश्चन पर हमको कम समय खर्च करना है अपने एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम के प्रेशर में आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं या फिर वो छूट जाते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज सही से नहीं कर पाए हैं। राइट, तो इसी को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी आप सभी के बेनिफिट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा किस से रिलेटेड है, तो टॉपिक रहने वाला है हमारा हाई सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2023 में अपनाई गई हाई सीज ट्रीटी का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी 2023 में एक ट्रीटी अपनाई गई है, हाई सीज ट्रीटी। कौन सी बेटा, हाई सीज ट्रीटी। और उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौते के लिए यूएन क्लॉज के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यानी कि संधि का प्रकृति कैसी है, बाध्यकारी है। ठीक है, और यूएन क्लॉज के तहत इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी है समुद्र के नीचे की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए यूनेस्को के तहत एक स्वैच्छिक समझौता है। यानी कि ऑप्शन बी कह रहा है स्वैच्छिक है, एंड ऑप्शन ए कह रहा है कि यह बाध्यकारी है। ठीक है, बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की। यह तटीय मत्स्य पालन के संरक्षण के लिए प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच एक क्षेत्रीय समझौता है। यानी कि इनका यह कहना है कि यह रीजनल ग्रुप है। ऑप्शन सी के अनुसार यह रीजनल ग्रुप है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत प्रादेशिक जल में शिपिंग लेनदेन के विनियमन के लिए एक संधि है। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यह प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत के लिए एक संधि बनाई गई है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप 10 सेकंड लीजिएगा, अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो हाई सीज ट्रीटी, जिसका ऑफिशियल नाम अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नाम होता है इसका BBNJ। ठीक है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के लिए एक ट्रीटी। दोबारा सुन लीजिए, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा सतत उपयोग के लिए एक समझौता किया गया था, जिसे बोलते हैं हम हाई सीज ट्रीटी। ठीक है, जिसका एक और नाम है BBNJ। क्या नाम इसका, इसका एक और नाम है BBNJ। ठीक है, हम एक क्वेश्चन पीछे कवर भी कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, जहां प्रीवियस लेक्चर्स में जहां हमने BBNJ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कवर किया था। तो आज फिर से न्यूज़ में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन कंठस्थ और रेडी करके रखें कि ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वैश्विक समुद्री शासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इस संधि को देखा जा रहा है। यह संधि 2023 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री अभिसमय यूएन क्लॉज के तहत अपनाई गई है। किसके तहत अपनाई गई है, यह संधि यूएन क्लॉज के तहत अपनाई गई है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ठीक होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही एक एक स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि यह संधि यूएन क्लॉज के तहत अपनाई गई है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यानी कि थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। राइट, दूसरा, यह एक बाध्यकारी संधि है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी सेकंड स्टेटमेंट जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वह भी करेक्ट है। यानी कि यह एक बाध्यकारी संधि है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यह एक बाध्यकारी संधि है जो कहां के लिए काम करती है, जो काम करती है रीजनल, जो हमारे क्षेत्रीय अधिकार हैं, जो हमारे क्षेत्रीय अधिकार होते हैं उसके बाहर के लिए यह काम करने वाली है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलिए देखते हैं आगे। तो जब हम बात करते हैं यूएन क्लॉज को लेकर, तो यूएन क्लॉज बात करते हैं 200 नॉटिकल समुद्री मील तक यूएन क्लॉज लागू होते हैं। लेकिन उससे आगे क्या बात सारी ये है, उससे आगे क्या, जिसे हम हाई सीज के रूप में जानते हैं, वहां पर समुद्री जीवन है, वहां पर रिसोर्सेज हैं, उनके प्रबंधन को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर कौन से नियम कानून है, तो उसी के लिए इस संधि को लाया गया है। राइट, तो हाई सीज जब हम बात करते हैं, हाई सीज विश्व के महासागरों का लगभग 2/3, कितना बेटा, लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है, लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है हाई सीज। ठीक है, तो ये भी कहानी आप सुन लीजिए कि 2/3 हिस्सा लगभग कवर करता है हाई सीज। यूएन क्लॉज के अंतर्गत हाई सीज संधि
को स्थापित किया गया, लाया गया है। इसका उद्देश्य है कि समुद्री शासन में मौजूद जो अभी एक एरिया था जहां पर कोई नियम नहीं था, एक खाई थी, एक गैप था, उस गैप को फिल किया है हाई सीज ट्रीटी ने, जो यूएन क्लॉज के अंतर्गत लाई गई थी। सिंपल सी बात है, क्लियर पॉइंट है। यानी कि पहले एक नियम था यूएन क्लॉज में जो 200 नॉटिकल मील्स तक बात करता था, उसके आगे कोई नियम कानून नहीं था, वहां एक गैप था। ठीक है, उस गैप का मिसयूज कर रहे थे देश, तो इसलिए एक संधि आई हाई सीज ट्रीटी। क्लियर पॉइंट है, क्लियर क्लियर। तो मुझे बताइए कि अब भारत इसका सिग्नेटरी है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत के हस्ताक्षर को मंजूरी मिल गई है। और पृथ्वी का विज्ञान मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? पृथ्वी का विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इस तरफ, पृथ्वी का विज्ञान मंत्रालय। क्या बेटा? पृथ्वी का विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सॉरी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वह इसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कौन सा काम करेगा भारत की तरफ से? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, क्लियर क्लियर पॉइंट यहां तक? ऐसा कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहला स्टेटमेंट यहां पे ठीक है, राइट। बात करें दूसरे स्टेटमेंट को लेकर, यह समुद्र के नीचे की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए यूनेस्को के तहत एक स्वैच्छिक समझौता है। जी बिल्कुल, बट यह केवल सांस्कृतिक धरोहर तक ही सीमित नहीं है, यह और भी रिसोर्सेज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। तो राइट, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यूनेस्को यहाँ पे आधा स्टेटमेंट कवर कर रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर नहीं की जा रही है, जिसके कारण ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन सी भी गलत है, यह तटीय मत्स्य पालन से कोई संबंध नहीं है, राइट। ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन के तहत प्रादेशिक जल में शिपिंग लेन देन, जी नहीं। इसका तो काम ही कहां से स्टार्ट होता है? इसका काम स्टार्ट होता है यूएन क्लॉज के आगे का हाई सीज, 200 नॉटिकल मील से आगे के संबंधित जो नियम कानून है उससे रिलेटेड है हाई सीज। तो उससे पहले का इसमें कोई भी नियम कानून इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ये हमारे यहाँ पे ठीक हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा। तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्र योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन हमारे ये जो आपके सामने है, कौन कौन से हैं? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है वस्त्र मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है? इसके कार्यान्वयन के लिए किसको यह जिम्मेदारी दी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, तब तक हम डिस्कस करते हैं एज यूजुअल अपना क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल मित्रा योजना भारत के वस्त्र क्षेत्र को आधुनिक और एकीकृत करने के लिए एक पहल है। यानी कि वस्त्र उद्योग को क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है और इंटीग्रेट करना है, एक साथ लाना है और साथ ही साथ आधुनिक भी बनाना है। इस उद्देश्य के साथ एक पहल चलाई गई जिसे बोल रहे हैं पीएम मित्रा। ठीक है साहब, क्लियर। इसे कब से स्टार्ट किया गया बेटा? इसे स्टार्ट किया गया 2021 से। कब से स्टार्ट किया गया है? 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? कि जो उद्देश्य है विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाए, राइट। कच्चे माल से लेकर निर्यात तक पूरे वस्त्र के इकोसिस्टम यहां पर बनाया जाए, यानी पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया था 2021 में, राइट। क्लियर पॉइंट है? क्लियर क्लियर यहां तक बताइए। 2021 में स्टार्ट किया गया था इसको, और इस योजना की अवधि है 2021-22 से लेकर 27-28 तक। तो 2021-22 से लेकर के 2027-28 तक इसकी क्या है? इसकी अवधि है, इस योजना का पूरा कालखंड है। क्लियर पॉइंट है? चलें आगे। तो मुझे बताइए ये योजना कैसी है? यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली योजना है, राइट। क्लियर पॉइंट है? इसके लिए जो जिम्मेदारी निभाने वाला मंत्रालय वह है वस्त्र मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वस्त्र मंत्रालय इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है जी? क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय कौन सा है? वस्त्र मंत्रालय, राइट। वस्त्र मंत्रालय यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर को पता चल गया होगा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट? क्लियर क्लियर है? यहाँ तक कोई ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो? बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बट फिर भी अगर कुछ नहीं आ रहा तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन कनेक्ट मी एट द टेलीग्राम चैनल दैट इज gs365@u, where you can revise, you can get the all PPTs and you have access all the PPTs and PDF as well। ठीक है, सो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास सब चीज़ का एक्सेस रहता है, डेली बेसिस पर अपलोड
की जाती हैं चीजें, ताकि आप इजिली रिवाइज कर पाएं। ठीक है, तो सब आपके लिए किया जा रहा है, जल्दी जल्दी मेहनत कीजिए एंड यू गेट द सिलेक्शन एंड गेट द ब्लडी अपॉर्चुनिटी दैट यू वांट इन लाइफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीरा आपकी स्क्रीन पर। हीरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और सिंपल सा ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्र तेल, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना 1996 के तहत तेल प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सा संगठन केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर भारतीय तटरक्षा बल। आपके ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन और अपनी तैयारी को जांचते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप कौन से सोर्सेज पढ़ रहे हैं एंड वो कितने यूजफुल हैं। ठीक है, यानी जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी चेक करते रहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना यानी कि NOSDCP, यानी कि एक दूसरा नाम है इसका है NOSDCP। इस योजना की हम बात कर रहे हैं 1996 में का भारत का एक प्रमुख फ्रेमवर्क है, जिसका काम है समुद्री क्षेत्रों में तेल प्रदूषण जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इसे तैयार किया गया है, इसे बनाया गया है, इसको स्थापित किया गया है। यह तेल रिसाव से होने वाले पारिस्थितिक तौर पर या फिर आर्थिक नुकसान दोनों को कम करने के लिए क्या करता है? तैयारी करता है, प्रतिक्रिया करता है या फिर और डिपार्टमेंट से समन्वय भी करता है। राइट, तो क्लियर पॉइंट है। तो NOSDCP की जो तहत एक प्रमुख एजेंसी के रूप में भारतीय तटरक्षक, कौन? भारतीय तटरक्षक सभी तेल रिसाव प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, प्रदूषण को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए, कम करने के लिए संपर्क करते हैं या फिर जिम्मेदारी के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, भारतीय तटरक्षक इस कार्य को इस प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। राइट, क्लियर पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट नहीं है। तेल रिसाव प्रतिक्रिया के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक उचित या फिर सही एजेंसी नहीं है। सही एजेंसी कौन सी है हमारी? भारतीय तटरक्षक बल NOSDCP के तहत केंद्रीय समन्वय प्रणाली के रूप में नामित की जाती है, यानी कि वह केंद्रीय समन्वय प्रणाली प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलते हैं आगे, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारा होने वाला है। लो जी, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सब्र करिए और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आइए, हाल ही में पानी के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण के कारण चर्चा में रहा पुम्पुहार क्या था? तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर एक प्राचीन चोल बंदरगाह नगर था, केरल में एक मधुयुगीन बौद्ध मठ था, चालुक्यों की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, मुगल युग का एक अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र था। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं? आप देख के बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है, क्या आपको सही लगता है रिगार्डिंग पुम्पुहार के बारे में आप क्या जानते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। पुम्पुहार का एक और दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं कावेरी पट्टनम। क्या बोलते हैं बेटा? एक और दूसरा नाम है इसका, क्या नाम है? कावेरी पट्टनम। ठीक है, तो कहीं जब कावेरी पट्टनम से क्वेश्चन आए तो आप घबराना नहीं, एक ठंडा पानी पीना और सामने से तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कि हमको पता है कावेरी पट्टनम पुम्पुहार का एक दूसरा नाम है। ठीक है, पुम्पुहार का दूसरा नाम है, ये आपको पता चल गया यहां से। राइट, क्लियर पॉइंट है। तो यह कहां पड़ता है? यह तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह नगर है। जी हां, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आपने बिल्कुल सही सुना कि ऑप्शन ए हमारा ठीक है। यह तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर एक प्राचीन चोल बंदरगाह नगर है, यानी कि यह बंदरगाह था। ठीक है, यह था एक बंदरगाह था, साथ ही साथ बंदरगाह था, चोल नगर का था, चोल शासक का एक नगर था। ठीक है साहब, क्लियर। कावेरी नदी के मुहाने पर है, कावेरी नदी के मुहाने पर है और कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो सभी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। नाउ आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ठीक है, करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ठीक है, बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि केरल में एक मध्ययुगीन बौद्ध मठ था।
मैं आपको बता दूं कि पुम्पुहार में बौद्ध मठ का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी प्रमाण बौद्ध मठ का नहीं मिला है। मतलब एक तो होता है सरासर गलत, एक होता है निखालस गलत, तो निखालस वाला है ना। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द अभद्र शब्द है, बट सब्र नहीं होता मेरे से, वैसे बकवास ही जा जाती है, राइट। थर्ड हमारा है कि पुम्पुहार चालुक्यों की राजधानी नहीं थी, चालुक्यों की राजधानी ये नहीं थी, जबकि ये कह रहा है कि प्राचीन राजधानी थी। किसकी राजधानी थी बेटा? चोल बंदरगाह नगर था, तो चोल की राजधानी होगी। सिंपल, तो इनकी तो हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। मुगल युग का एक अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र, तो भाई पुम्पुहार मुगल कालीन अंतर्देशीय केंद्र नहीं था, सिंपल सी बात है। ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। ऑल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड ऑन दिस स्लाइड। नाउ यू कैन रिवाइज एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन इफ यू वांट एंड इफ यू सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम की धारा 7 किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी अंशदान के तहत हस्तांतरण पर रोक लगाती है। FCRA के लिए नोडल मंत्रालय विदेश मंत्रालय है। किसी अनिवासी भारतीय द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से व्यक्तिगत बचत से किए गए अंशदान को विदेशी अंशदान नहीं माना जाता है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 या फिर 2 और 3? कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? आप मुझे बताइए कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। जो हमारा FCRA है, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, ठीक है। ये क्या है? यह सॉरी भारत में व्यक्तियों को और व्यक्ति हो या फिर कोई ग्रुप है, कोई NGO है, उनको विदेशी जो अनुदान प्राप्त होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य इसलिए इसको लाया गया था कि जो विदेशी धन है भारत की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक किसी भी प्रोसेस को प्रभावित ना करे, उस पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। साथ ही अधिनियम पारदर्शिता और नियंत्रण पर विशेष बल देता है। आप सिंपल समझिए कि जब आप जो बाहर से आपको फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग को अगर नियंत्रित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो सिंपल सी बात है पारदर्शिता बढ़ेगी और कंट्रोल भी बढ़ेगा, और जो क्षेत्र हैं राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया या फिर आर्थिक रूप से कोई हमें इजीली प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। फ्रेमवर्क के रूप में जाने अगर हम, तो व्यक्ति हो गए, संघ हो या फिर कोई भी कंपनी हो, इनको विदेशी अनुदान जब प्राप्त होता है उसको रेगुलेट करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, राइट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि FCRA के लिए नोडल मंत्रालय विदेश मंत्रालय है। जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। कौन सा है जी? नोडल मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। नोडल मंत्रालय है कौन सा? गृह मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय हम बात कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय होगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट है, गृह मंत्रालय होगा। नोडल मंत्रालय जब होगा गृह मंत्रालय है, ना कि विदेश मंत्रालय। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक गलत हो जाता है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही सरासर गलत है, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, अधिनियम की धारा 7 किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी अनुदान के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। जो अधिनियम है कौन सा? FCRA अधिनियम। इस अधिनियम की धारा 7 प्रतिबंधित करती है, धारा 7 प्रतिबंधित करती है धारा 7 द्वारा, धारा 7 के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। तो नोडल मंत्रालय हमारा कौन सा होता है? गृह मंत्रालय होता है। विदेश मंत्रालय यहाँ पर नोडल एजेंसी नहीं होती है, राइट। थर्ड है किसी अनिवासी भारतीय, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? NRIs की। किसकी बात हो रही है? NRI की बात हो रही है कि NRIs जो होते हैं उनकी जो पर्सनल जो क्या होती है, व्यक्तिगत सैलरी होती है, बच सेविंग्स होते हैं, उनके द्वारा किया गया अनुदान इस विदेशी अनुदान में नहीं माना जाता, उसको काउंट इसमें नहीं किया जाता है। यानी कि NRI कोई व्यक्ति है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, वो अपने घर पे पैसा भेजते हैं, तो वह FCRA के अंतर्गत जो संस्थाओं को, NGO को, व्यक्ति को अनुदान मिलता है, उसमें काउंट उसको नहीं किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट हमारा बनता है पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट है। बढ़े नेक्स्ट की तरफ, चलिए नेक्स्ट हमारा है खुले समुद्र पर संधि। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने पढ़ा था ना हाई सीज ट्रीटी, उसी का एक और क्वेश्चन बना है एडवांस, थोड़ा सा हाई लेवल का, तो कि आप समझ पाए। थोड़ा मैं बड़ा भी कर दिया तो कि इजीली आपको दिख पाए, ठीक है। तो समुद्री सुरक्षित क्षेत्र MPA, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई?
एमपीए की स्थापना खुले समुद्र पर संधि द्वारा संबोधित मुद्दों में से एक है। बीबीएनजे समझौता समुद्री अनुवांशिक संसाधनों से लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे को संबोधित करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में खुले समुद्र की संधि को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन सी तो गलत हो गया, पढ़ते गलत हो जाना चाहिए, पढ़ने नहीं चाहिए ऑप्शन सी तो हमें। ऑप्शन सी तो पढ़ोगे तो गलत है, सॉरी स्टेटमेंट सी तो गलत है। निखालस क्या बताया था मैंने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अभी तो लिखा था जस्ट अभी 2 सेकंड पहले लिखा है लास्ट स्लाइड में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, लास्ट स्लाइड लिखा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो कि यहाँ पे मंत्रालय होना चाहिए था और इन्होंने क्या लिख रखा है ये तो गलत है निखालस। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर सही की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें तो स्टेटमेंट ए हमारा ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। समुद्री तेल रिसाव आपदाओं और संबंधित परिस्थिति प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ये भी स्टेटमेंट हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में ही, अभी हमने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तेल रिसाव के संपर्क में आने वाली मछलियों के अंडों और लावा में वृद्धि दर और लचीलापन बढ़ जाता है। बैंथिक जीव समुद्र जल पर रहने वाले या उसमें जुड़े हुए प्राणी हैं। जैव संचय से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समय के साथ जीवित जीवों में प्रदूषक एकत्रित हो जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है बताइए जरा जल्दी से, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? ठीक है, तो समुद्री रिसाव को हम समझ चुके हैं। समुद्री रिसाव पर्यावरणीय आपदाएं हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र उसको प्रभावित करते हैं, उसमें विषाक्त पदार्थ को मिलाते हैं, विषाक्त पदार्थ मुक्त करते हैं, जैसे कि हो गए धातु हो जाए कोई या फिर हाइड्रोकार्बन हो जाए, ऐसी चीजें रिलीज करते हैं, जिस कारण क्या होता है, जीवों में प्रदूषकों का जैव संचय होता है। मछलियों के अंडे लावा के स्वास्थ्य या फिर अस्तित्व को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है? वृद्धि दर। लो कर लो बात, ठीक है, तो नुकसान पहुंचाता है ना कि वृद्धि कराता है। यहाँ पर नुकसान हमें दिखता है, समुद्र तल समुदाय की रचना में परिवर्तन होता है, जिससे मत्स्य पालन या जैव विविधता भी प्रभावित होती है। सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जोखिम से क्या होता है, क्षय होता है, मृत्यु होती है, ना कि वृद्धि होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्या होता है? हानि होती है, वृद्धि नहीं होती है। हानि होती है, नुकसान होता है, वृद्धि यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। बैंथिक जीव जब हम बात कर रहे हैं, बैंथिक जीव समुद्र तल पर पर्यावास करते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है कि जैव संचय में जीवों में दूषित पदार्थों का जमाव शामिल हो जाता है। जब जैव संचय करते हैं तो उनमें दूषक पदार्थ होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, उनका जवाब यहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक है। ठीक है साहब, ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या मान्यता प्राप्त है? मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों के निपटान में केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करना, बीमा निपटारों का पर्यवेक्षण करना, भुगतान बैंकों के लिए विनियामक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी है मौद्रिक नीति संचालन का प्रशासन करना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अटेम्प्ट कीजिए, तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो CCIL क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप याद रखेंगे DRDO जैसी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, लास्ट ईयर RRB एग्जाम में आया था, DRDO का फुल फॉर्म बताइए, राइट। तो एक ऐसी संस्था का नाम भी आप याद रख सकते हैं जो न्यूज में लगातार बनी हुई है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। कौन संस्था है? वित्तीय संस्था है जो भारत में विभिन्न वित्तीय बाजारों के लिए क्लियरिंग और निपटान सेवाएं प्रदान करती है। किस प्रकार की सेवा प्रदान करेगी? क्लियरिंग और निपटान की सेवा प्रदान करती है। यह क्या होती है भाई? तो बैंकों और जो बैंक हैं उनके और वित्तीय संस्थान है उनके बीच जो लेन देन होता है उसको सुरक्षित रखना, सही तरीके से हो, स्मूथली हो जाए, या और दूसरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ऐसी चीजों को देखभाल कौन करता है? CCIL के द्वारा यह सब मैनेज किया जाता है। CCIL की स्थापना हुई थी 2001 में। बेटा कब हुई थी? 2001 में इसको स्थापित किया गया था। 2001 में CCIL को स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर। CCIL को 2001 में स्थापित किया गया था। और रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन करता है RBI। कौन रेगुलेशन करता है? RBI करता है। RBI इसका रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेट करता है RBI। ठीक है, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत विनियमित होती हैं। यानी कि एक अधिनियम है भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम। कौन सा? भुगतान एवं
निपटान अधिनियम, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का अधिनियम है। इसके तहत इसका विनियमन होता है और आरबीआई इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर पॉइंट है? ठीक है। तो सीसीएल निपटान में केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है, स्टेटमेंट ठीक है। बीमा निपटान के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। सीसीआईएल भुगतान बैंकों के लिए विनियामक नहीं है, यानी कि पेमेंट बैंक के लिए यह रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य नहीं करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। मौद्रिक नीति का प्रशासक के रूप में भी यह कार्य नहीं करता है। सिंपल। तो यानी कि मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों के निपटान में केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में यह कार्य करता है, यानी कि स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 की धारा 7 विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों को ऐसे धन को अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित करने से रोकती है। अधिनियम के तहत किसी अनिवासी भारतीय द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से व्यक्तिगत बचत से किए जाने वाले योगदान को विदेशी योगदान नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कि क्या कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है, कौन सा विकल्प आप चुनेंगे कि आपके अकॉर्डिंग ये विकल्प ठीक है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन एफसीआरए के रिगार्डिंग हम कर चुके हैं कि विदेशी अंशदान विनियमन एवं अधिनियम यानी कि अंशदान रेगुलेटरी एक्ट है, 2010 में लाया गया था, जो व्यक्तियों, संगठन या फिर किसी कंपनी द्वारा विदेशी अनुदान को स्वीकृत करना या उसका उपयोग करना, उसको विनियमित करता है, रेगुलेट उसको करता है। इस अधिनियम के जो धारा 7 है वह ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रतिबंधित करती है जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं या फिर विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर। हम ये भी बात कर चुके हैं इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होती है। इसकी नोडल एजेंसी होती है गृह मंत्रालय, राइट। हमने क्वेश्चन अभी किया था जहां पर लिखा हुआ था क्या, विदेश मंत्रालय, वो गलत था, ठीक है। तो राइट स्टेटमेंट क्या है कि एफसीआरए का नोडल एजेंसी लागू करने के लिए कौन सा है, गृह मंत्रालय, इसके लिए काम करता है। तो मुख्य धारा कौन सी है, 7 है, जो संगठन प्राप्त करता है, जो अनुदान प्राप्त करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि जब हम बात करते हैं एनआरआई अपनी व्यक्तिगत जो राशि है उसको अपने घर भेज सकते हैं, उसको हम एफसीआरए के अंतर्गत नहीं उसको लाया जाता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट है, राइट, ठीक। तो यहां पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 1 की व्याख्या करता है, 1 और 2 दोनों सही तो है बट व्याख्या नहीं करते हैं। तो बेटा तो ऑप्शन बी यहां पे ठीक है, व्याख्या तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सही तो दोनों ही स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका जवाब ये नहीं है, व्याख्या इसकी ये नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मत्स्य पालन विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समर्थन प्राप्त है। यह रूपरेखा विशेष रूप से वर्षा जल संचयन, मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से पारिस्थितिक संरक्षण पर केंद्रित है। पहले चरणों में इस ढांचे के तहत भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का उन्नयन किया जा रहा है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? अब की बार क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, अब की बार ट्विस्ट ये है, हमें ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ब्लू क्या है, ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क से संबंधित यह हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की, तो यह पहल मत्स्य पालन विभाग के द्वारा संचालित की गई थी, स्टार्ट किए थे, इनिशिएट किया गया था, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत क्या है उसके द्वारा समर्थन इसको प्राप्त है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट यहाँ पे ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि मत्स्य पालन विभाग का एक पहल है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको समर्थन भी प्राप्त है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट। दूसरा हम समझ सकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से इसे तकनीकी सहायता प्राप्त है इस योजना को, ठीक है। तो तकनीकी सहायता कौन करता है बेटा? तकनीकी सहायता इसको FAO प्रोवाइड कराता है। FAO यानी कि कल अगर नेक्स्ट डे आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि क्या तकनीकी सहायता, नेक्स्ट डे हमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि मत्स्य पालन विभाग की एक प्रमुख पहल है ब्लू पोर्ट और इसे तकनीकी सहायता FAO द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगा। क्लियर। क्लियर। अब बात करेंगे हम स्टेटमेंट सेकंड की। इस ढांचे का दायरा केवल पारिस्थितिकी संरक्षण नहीं है, इसमें लिखा हुआ सिर्फ पारिस्थितिकी संरक्षण पर केंद्रित है, तो इसका दायरा केवल
पारिस्थिति तक सीमित नहीं है। इसमें पर्यावरण अनुकूल ढांचा शामिल है, साथ ही साथ इसमें स्मार्ट प्रौद्योगिकी एकीकरण को भी शामिल किया गया है, राइट। सामाजिक समावेशन पर भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। महिलाओं के अनुकूल जो आधारभूत संरचना है उसको डेवलप किया जा रहा है, दक्षता बढ़ाई जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिचालन किया जा रहा है इजीली, ठीक है, राइट। दक्षता भी बढ़ाई जाएगी, फिर तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, राइट। तो सिर्फ पारिस्थितिकी संरक्षण पर केंद्रित यहाँ पर ये नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है पायलट चरण में इस ढांचे के तहत भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का उन्नयन किया जा रहा है। सॉरी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि पायलट चरण में इस ढांचे के तहत भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का उन्नयन किया जा रहा है, राइट। तो पायलट चरण लक्षित और विशिष्ट है। आप समझिए कि जब कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो विशिष्ट चलाया जाता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में चलाया जाता है, स्पेसिफिक क्षेत्र में चलाया जाता है, ऐसा नहीं सभी बंदरगाहों में शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली गलत है कि पायलट प्रोजेक्ट है ना। जब पायलट प्रोजेक्ट होता है तो सिंपल सी बात है, वो कुछ एरिया होंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है वहां चला जाएगा, राइट। जब हम बंदरगाहों को ले रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक बंदरगाहों पर इसे लॉन्च किया जाएगा, वहां सक्सेसफुली परफॉर्म करेगा, देन वो और आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, केवल एक हमारे यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता हुआ हमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है, क्लियर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मावलमुल्ला गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया जाना विशेष भूमिका भूवैज्ञानिक महत्व दर्शाता है, क्योंकि यह होलोसीन युग में मेघालय युग के लिए वैश्विक स्टेटोटाइप खंड एवं बिंदु के रूप में कार्य करती है। इसमें डेक्कन ट्रैप युग से दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित लावा प्रभावित शामिल हैं। यह 1.5 अरब वर्ष पुरानी है, एक एपर्चियन कन्फर्मिटी को उजागर करता है। यह लेट क्रिस्टेशियस काल की एक अद्वितीय स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि पूरा स्टेटमेंट की पूरा क्वेश्चन किसको फ्रेम कर रहा है? मावलमू गुफा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? ऑप्शन ए सिंपल है, ऑप्शन ए स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ ही देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको जो नहीं पता है आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्रेकर होते हैं, तो ब्रेकर्स पे आपको धीरे से गाड़ी स्लो करके निकल जानी है, ऐसा नहीं वहीं खड़े होकर बैठ जाना है, गाड़ी बंद हो जाएगी नहीं तो, है ना, ठीक है। क्लियर। तो मैं भी यहाँ पे गाड़ी को ब्रेक देते हुए निकाल रहा हूं आगे, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीले कलगी काले कोकटू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जंगलों में मूल निवासी एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। यह प्रजाति अपनी अत्यधिक मिलनसार प्रकृति और आजीवन एक पत्तित्व के लिए जानी जाती है। यह मौसमी भोजन की उपलब्धता के आधार पर लंबी दूरी का वार्षिक प्रवास करता है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है ये आपको बताना है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पीली कलगी वाला कॉकट, ठीक है, कॉकटुआ सल्फारिया, क्या नाम है? कॉकटुआ सल्फारिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कॉकटुरिया सल्फारिया। इसका एक और नाम है जिसे आप याद रखेंगे, और यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से क्या है? क्षतिग्रस्त है। ICUN रेड डाटा बुक, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। तो ये हमारा होगा, हमारे पास हो गया स्टेटस कि IUCN का क्या स्टेटस है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यह मूल रूप से इंडोनेशिया तिमोर लेस्ते में है, उष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरी एक चीज आप समझिए, सिंपल सी, एक मिनट, सॉरी कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आप समझिए मेरा पर्पज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देना है, जिस कारण मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखेंगे, ज़्यादातर दिखेंगे कि एक सही नहीं है, ज़्यादातर आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक सही स्टेटमेंट आपको दिखते हैं क्वेश्चन में। उसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ ये पता चले कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं और आपको एक आइडिया भी रहे और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिले। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट बना दूँ कि इनमें से कोई भी नहीं सही है ना, तो आपको एग्जैक्ट सही स्टेटमेंट पता कैसे चलेगा? तो मेरा पर्पज यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देना है
राइट। तो कोई अगर कोई ऐसा दिमाग लगा रहा है अपना कि हमारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, सब कर लेते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप करें, इसलिए मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपको ऐसे दे दूँ कि आप हिला भी ना पाए, है ना, वो एक अलग बात है, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पर। तो यह मूल निवासी है इंडोनेशिया, तिमोर का, तिमोर लेस्ते का। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ठीक है, ठीक है। अब बढ़े स्टेटमेंट सेकंड की तरफ। तो यह प्रजाति अत्यधिक मिलनसार होती है, राइट, मिलनसार होती है, अक्सर शोरगुल वाले झुंडों में ये देखी जाती है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पे ठीक है, मिलनसार होती है और शोरगुल वाले जीवन में झुंड में देखी जाती है। स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे ठीक हमें दिख रहा है, राइट। जब हम बात करें थर्ड की, तो पीली गतिकी वाला कोकूट अधिकतर एक गतिहीन प्रजाति है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है यह मौसम होने की प्रवृत्ति के कारण लंबी दूरी तय करता है। लंबी दूरी नहीं बाबू जी, गतिहीन है, लगभग बहुत कम दूरी तय करता है, बहुत कम दूरी तय करता है, बहुत कम दूरी तय करेगा, ठीक है, लगभग जीरो। अब लगभग जीरो बोल रहा हूं तो लगभग समझ रहे हो ना कि लगभग जीरो, यानी कि चलेगा ही नहीं। तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। कौन कौन से बेटा? पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चले आगे जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसके मार्गदर्शन सिद्धांत जिन्हें 3 सूत्र के नाम से जाना जाता है, लोक, गृह और प्रगति हैं। एआई बॉय HIR महिलाओं के नेतृत्व वाली एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है ये बताना है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। और ये रहे आपके ऑप्शन। अटेम्प्ट कीजिए ये क्वेश्चन सो दैट आप चेक कर सकें कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है, राइट। तो स्टेटमेंट हम सही करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट स्टेटमेंट से। तब तक आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितने पानी में आप हैं। तो यह शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया गया है, जो भारत में जिम्मेदार एआई में वैश्विक नेता के रूप में भारत को एक स्थान देता है, एक नेता के रूप में स्थापित करता है। यानी कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया एक पहल है, ठीक है। यहां पर 3 सूत्रों की बात की गई थी। 3 सूत्रों में लोग है, गृह है, प्रगति है, तीनों ही सूत्र यहां पे दिए हुए हैं। जो हमारे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ये कहता है वो स्टेटमेंट 2 भी यहां पे ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में भी 3 सूत्रों की बात की गई है, लोग, गृह और प्रगति। लोग, गृह और प्रगति। लोग का मतलब है मानव गरिमा, गृह का मतलब है स्थायित्व और प्रगति का मतलब है लोकतांत्रिक संसाधन, राइट। अब बात करें स्टेटमेंट 3 को लेकर, तो AI बाई HIR चुनौती शामिल है। इसका एक प्रमुख थीम है इस सम्मेलन में, जिसे विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, AI में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे ठीक हो जाता है। यानी कि कितने स्टेटमेंट ठीक है बेटा? कितने स्टेटमेंट ठीक है? सभी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, ये अधूरा क्वेश्चन है तो इसे हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से चलेंगे आगे। चलिए, तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में ये तो हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो कर लेते हैं, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लेते हैं। अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन गलत है ना, कुछ छूटा होगा पता चल जाएगा मेरे को। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो यह अपनी तरह का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन किसी वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है ना, भारत कर रहा है, खुश होइए। इसकी प्रमुख पहलों में एक कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों के लिए स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल लॉन्च करना शामिल है। इस पहल के तहत विस्तारित इंडिया एआई फेलोशिप कार्यक्रम उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए PhD और पोस्ट डॉक्टरल विद्वानों तक सीमित है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं? और ये आपके ऑप्शन है, आप अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमें ठीक लगते हैं या फिर हैं। तो शिखर सम्मेलन को वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और यह कोई और नहीं भारत के द्वारा किया जा रहा है। और यह अपनी तरह का पहले शिखर सम्मेलन के रूप में रेखांकित किया गया है, आयोजित किया गया है, जो विकसित दुनिया यानी कि जो नॉर्थ जो बोलते हैं नॉर्थ स्टेट
है ना, साउथ स्टेट नॉर्थ स्टेट डिवाइडेशन है, तो साउथ स्टेट्स में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे ठीक हो जाता है। शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख जो क्या है रिजल्ट है, उसमें क्या है, स्वदेशी एआई मॉडल को शुभारंभ करना, स्वदेशी एआई मॉडल को विकसित करना यहाँ पर है। और अब तक का जो कार्यक्रम है उसमें क्या है, इस पहल के तहत विस्तारित इंडिया एआई फेलोशिप कार्यक्रम उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर विद्वानों तक सीमित है। यानी कि एआई फेलोशिप कार्यक्रम का काफी विस्तार किया गया है, लेकिन यह केवल उच्च स्तरीय शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम अब आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी या फिर पीएचडी के स्तरों तक 3,500 विद्वानों को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य न केवल विशिष्ट शोध बल्कि विभिन्न विषयों तक एक व्यापक और मजबूत प्रतिभा के लिए एक पाइपलाइन तय करना, एक इकोसिस्टम तय करना, ताकि लगातार हमें उस तरह का टैलेंट मिल सके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है बताइए? तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है, तो केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठीक स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीआई टैक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीआई टैक्स से रिलेटेड। तो क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीआई टैग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसका संकल्पात्मक ढांचा नवाचार इनपुट और नवाचार आउटपुट दोनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है। वर्ष 2025 के लिए स्विट्जरलैंड, स्वीडन और चीन को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान दिया गया था। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, लिखता हूं मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक संपदा संगठन WIPO के द्वारा अन्य भागीदारी के सहयोग से जारी किया जाता है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को WIPO जारी करता है। कौन जारी करता है? WIPO जारी करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। राइट, जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को लेकर, तो इसका संकलन ढांचा नवाचार इनपुट आउटपुट दोनों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही बात है। जीआई टैग जो होता है कि कार्यप्रणाली एक मजबूत बजट ढांचे पर आधारित है जो क्या करता है, नवाचार इनपुट यानी कि राष्ट्र अर्थव्यवस्था के उन तत्वों को मापता है जो नवोन्मेषी यानी कि इनोवेशन गतिविधियों को सक्षम बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल समझ सकते हैं संस्थान, हम समझ सकते हैं मानव पूंजी, हम समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, जब हम बात करते हैं नवाचार आउटपुट यानी कि नवोन्मेषी गतिविधि के वास्तविक परिणाम को दर्शाते हैं। जैसे कि ज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी होगी, आउटपुट हो गया, है ना, जो भी हमारे क्या है रचनात्मक आउटपुट है, उन सब के माध्यम से हम नवाचार आउटपुट को मापते हैं, देखते हैं। राइट, तो क्लियर पॉइंट है। तो इसका संगठनात्मक ढांचा नवाचार इनपुट और नवाचार आउटपुट दोनों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। राइट, अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए स्विट्जरलैंड, स्वीडन, चीन को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो रिपोर्ट 2025 के तहत शीर्ष 3 जो इनोवेटिव स्टेट हैं, राज्य हैं, फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, सेकंड हमारा है स्वीडन और थर्ड पे बेटा यूएसए है। चाइना नहीं है, चाइना यहां पर नहीं है। फर्स्ट थर्ड पे हमारा है यूएसए। थर्ड पे कौन है? यूएसए। तो फर्स्ट पे कौन है? स्वीडन, सॉरी स्विट्जरलैंड, गलत लिख दिया मैंने, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। ठीक है, तो चाइना यहाँ पे नहीं है और इस कारण से ऑप्शन 3 यहाँ पे स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत हो जाता है। फर्स्ट सेकंड ठीक है, तो केवल 2 यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर पॉइंट है? क्लियर। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कौन सा? ये वाला जो आपके स्क्रीन सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान रखना, क्या ट्विस्ट है, अब क्या पूछना है, गलत है। चुनाव में प्रयुक्त मतपत्रों पर केवल भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाना आवश्यक है। विजयी उम्मीदवार वह होता है जो प्रथम वरीयता के वोटों की सबसे अधिक जनसंख्या प्राप्त करता है, चाहे वह कोटा प्राप्त करे या नहीं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कितने आंसर यहाँ पे गलत है, यह हमें बताना है। केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है, या फिर 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हमें बताना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो चुनाव में प्रयुक्त मतदाताओं मतपत्रों पर केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो क्या यह सही है? यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंक रोमन अंक हो गया, किसी भी भारतीय लिपि में प्रयुक्त अंकों का प्रयोग करके अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से या फिर किसी एक प्रारूप में बंधे हुए हैं अपनी प्राथमिकता लिखने के लिए। ठीक है, तो आप एक उचित भारतीय लिपि में इसका अपनी प्राथमिकता लिख सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राथमिकता शब्दों में नहीं लिख सकते, अपनी प्राथमिकता शब्दों में नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि अपनी प्राथमिकता आप शब्दों में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपनी प्राथमिकता शब्दों में नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, आप किसी भी लिपि में लिखिए, बट आप शब्दों में नहीं लिख सकते। शब्दों में जैसे कि मैं लिख दूं एक ऐसे, ये आप नहीं लिख सकते, गलत है। ये स्टेटमेंट, ये तरीका गलत है लिखने का। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस तरह से चुनाव होता है? एकल संगठन मत के द्वारा चुनाव होता है। आयरलैंड से लिया गया है प्रोसेस, जिसके तहत विजयी उम्मीदवार के वोटों को विशिष्ट कोटा प्राप्त करना कंपलसरी है। ये कहता है कोटा प्राप्त करे या ना करे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। कोटा प्राप्त करना तो जरूरी है। ठीक है, कोटा प्राप्त नहीं करें तो दोबारा से वोट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, फिर से काउंटिंग होगी, है ना। कोटा प्राप्त नहीं हो तो फिर से काउंटिंग होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कोटा प्राप्त नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा के सदस्य उपस्थित होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपस्थित इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहां पे विधानसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो स्टेटमेंट 3 यहां पे गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहां पे ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। क्लियर पॉइंट है? क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड it will giving you very good initiative and very much help to you. So thank you very much.